चलिए जुड़ जाइए। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। जय हिंद हमारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखिए, हमने ये 38वां सेट लिया एलपी टेक्नीशियन का 20 अगस्त सेकेंड सेट। इससे पहले हमने 37 वीडियो लगातार एलपी टेक्नीशियन पे बनाया है, ये 38वां है। ये वीडियो सुबह मतलब मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग किए थे, बट आवाज़ माइक के इशू की वजह से थोड़ा घड़ आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से वो वीडियो दे ना पाए। तो चलिए फिर भी वहाँ मेहनत हमारा लगा, लेकिन क्या कीजिएगा, ज़िंदगी स्ट्रगल है, फिर भी करना ही पड़ता है। संसाधन के अभाव में मतलब बहुत सारे कमी के कारण इसको आगे लेकर के इस परिवार को चल रहे हैं। फिर भी चलिए, आपका अगर आशीर्वाद रहा तो जल्दी हमारा सेटअप भी पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए 38वां आ जाते हैं, 20 अगस्त सेकेंड शिफ्ट एलपी। ठीक है, साइंस के प्रश्न इसलिए लिया गया है कि ताकि हम सब पहले देख ले कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, उसी से अनुमान लगाकर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेजा था? अर्थात देखिए, एक मुगल, अब तो समझते ही है मुगल वंश, और मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी वह 1526 ईस्वी में हुई थी, और मुगल वंश के जो संस्थापक थे वह बाबर थे। और मुगल वंश का अगर बहुत सारे शासक का नाम याद रखना है तो इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताया था, बाहो में आ जा सनम। तो ब से बाबर, ह से हुमायूं, औ से औरंगजेब, ज से जहांगीर, और स से शाहजहां। यहाँ तक चलिए, तो उसमें से किस अंग्रेज को रंगून भेज दिया गया था? तो इसमें देखिए, बहादुर शाह जफर, मतलब ये मुगल वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में है। ठीक है, तो बाकी उसके बाद भी और वंश चलता रहता है। तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। ठीक है, और ये कौन से वंश से थे? तो मुगल वंश से थे। तो ये हिस्ट्री का प्रश्न भी, एक एक प्रश्न हमें प्रत्येक सेटों में देखने को मिलता है। प्रजाति की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने एवं उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जैसे मनुष्य अपनी प्रजाति, मनुष्य पर एग्जाम्पल लेते हैं, मनुष्य अपनी प्रजातियों या मनुष्य अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? मनुष्य अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए और इससे विलुप्त होने के लिए क्या करते हैं? प्रसार करेंगे, प्रजनन करेंगे, श्वसन, प्रचार। तो यह प्रजनन करेंगे, अपने जैसे बच्चे को जन्म देंगे। कोई भी जीव जंतु अपनी प्रजातियां को, संख्या को बरकरार रखने के लिए, विलुप्त होने से बचाने के लिए वह प्रजनन का कार्य ही करता है। ठीक है, तो चलिए ये प्रजनन आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन 2 ऐसा प्रश्न पूछा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पुस्तक है आई डू वाट आई डू, कौन से भारतीय अर्थशास्त्री? 2017 में ही लिखा गया है, क्योंकि ये एग्जाम जब 2018 में पूछी है तो एक साल बैक का करंट अफेयर तो बनता है। जैसे अभी हम 2024 का पूरे के पूरे करंट अफेयर हमें अवश्य ध्यान होना चाहिए। तो ये रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर जनरल थे उस समय, उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का एक फॉर्मेट तैयार करें। ये हो गया हमारा वर्ग पहला, दूसरा का यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से इस हिसाब से, ठीक है, नीचे यहाँ बनाया गया एफ ब्लॉक, और उसके बाद यहाँ से ये ऊपर जाकर के हाइड्रोजन को छोड़ करके इसे आया है, और फिर यहाँ एक और हीलियम लिया गया। ठीक है, क्योंकि पहले में इस हिसाब से, तो इसके बीच में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। ठीक है ना, और यह धातु और अधातु को अलग करता है। धातु और अधातु को बीच से क्या करता है? अलग करने का कार्य करता है कौन? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। किसको अलग करता है? तो धातुओं को अधातु से अलग करता है। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। अगर आवर्त सारणी की बात आए और आधुनिक आवर्त सारणी का हम जिक्र ना करें फिर तो जिंदगी व्यर्थ। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, तो जल्दी से बता दीजिए आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में सोचिए। सबसे पहले इसको बनाया कौन है? मोसले के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी बना कब है? 1913 ईस्वी। किस पर आधारित है? तो बढ़ते परमाणु संख्या पर, बढ़ते
परमाणु संख्या पर, बढ़ते परमाणु संख्या पर यह आधारित है। इसमें टोटल वर्ग या समूह की संख्या कितनी है? तो 18। इसमें टोटल आवर्त की संख्या कितनी है? तो आवर्त की संख्या 7 है। टोटल तत्व कितने हैं? 114। कितने तत्व के लिए जगह खाली छोड़ी गई है? 118। इसमें से 4 अभी खाली बॉक्स है, 4 अभी खाली। ठीक है, अब इधर हम सब आ जाएं तो आवर्त की संख्या और कितने ब्लॉक बनाए गए हैं, तो इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया। कौन कौन ब्लॉक? एस पी डी एफ ब्लॉक में बांटे गए। आवर्त टोटल 7 है, तो 4 5 6 7। पहले आवर्त में तत्व की संख्या कितनी है? 2। दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और इसमें भी 32 है, लेकिन यह अधूरा है। सेट में पूछा गया था कि कौन से आवर्त में 18 तत्व हैं, तो चौथे और पांचवें। पूछा जा सकता है कौन से आवर्त में 8 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे। कौन से आवर्त में 32 तत्व हैं, तो छठे आवर्त में। तो ये आवर्त सारणी से संबंधित चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। आई होप आप सब लोग ये समझे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा? फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है? तो यह शरीर प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधे द्वारा संश्लेषित नियामक है। मतलब यह पौधे के द्वारा संश्लेषित एक क्या है? नियामक है, जो कि शरीर प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। शरीर प्रक्रिया को क्या करती है? प्रभावित करता है, फाइटो हार्मोन। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा। हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी में से एक किलाऊ ज्वालामुखी का नाम है। कौन सी ज्वालामुखी? किलाऊ ज्वालामुखी। यह कहाँ स्थित है? तो यह हवाई में स्थित है। अर्थात ये भी प्रश्न तो 2017 या 18 का ही करंट अफेयर होगा, तो इस प्रश्न में उतना दम बचता अब नहीं है। चलिए आगे चल जाते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या कह रहा। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई जो हैं, वो भारतीय मूल अर्थात सुंदर पिचाई का जन्म स्थल कहाँ है? भारत में। ठीक है, तो जो सुंदर पिचाई है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का सीईओ है? तो गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जो हीरा है, और जो यह क्या है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है। देखिए कार्बन का 2 अपरूप तो हमें अवश्य याद रखना चाहिए, एक हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का संकेत C, इसकी परमाणु संख्या 6 हो गए, और इसके परमाणु भार जो हो गए वो अर्थात परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं, वह 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। ठीक है, 2,4 है। चलिए आगे चलें, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा। और अगर यहीं पे हम एक चीज़ और ले लें, सबसे मुलायम अगर ले लें तो उसमें सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकते हैं। ठीक है, सोडियम धातु को चाकू से काटा जाता है। ठीक है, सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह जो सोडियम है वो वायु से अभिक्रिया कर लेगा, अर्थात अभिक्रियाशील धातु है, इसके वजह से। तो ये सब चीज़ों हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हीरा यहाँ है जो सबसे कठोर। आगे चलें, आगे चलते हैं। निम्नलिखित उदाहरण में से किस में मतलब कहा जा रहा है कि किस में एथलीट का त्वरित वेग अधिक होगा। एथलीट मतलब धावक। धावक है जो सबसे ज़्यादा तेजी से दौड़ेगा। तो क्या कहा जा रहा है? एक आयताकार पथ। अगर मान लीजिए कि एक धावक आयताकार पथ पर दौड़ रही, तो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचते ही उसको स्लो होना होगा, फिर अपनी चाल को बढ़ाएगा, फिर यहाँ पहुँचने से पहले स्लो होना होगा। मतलब स्लो फास्ट स्लो। तो ये तो धावक के लिए अच्छा पथ नहीं है। एक वृत्ताकार पथ, ये देखिए वृत्ताकार पथ। अगर धावक एक बार स्पीड अगर पकड़ लिया तो वह घूमता रहेगा, ये पथ सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं। षष्ठकोणीय में भी रुकेगा, अष्टकोणीय में भी रुकेगा, इसीलिए आंसर हमारा बी होगा, एक वृत्ताकार पथ। और इसीलिए जितने भी रेस के लिए जो बनाए जाते हैं वो हमेशा सर्कल में बनाया जाता है, ना कि अभी जाएंगे और आएंगे ये वाला सिस्टम नहीं। एकदम दौड़ल शुरू कीजिए वृत्ताकार पथ पर, क्योंकि उसका त्वरित वेग अधिक होता है। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है। जब सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl नमक को जल में घोला जाता है अर्थात H2O जल में घोला जाता है और बिजली पारित करते हैं तो कौन सा उत्पादन होता है। तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का क्या होता है, उत्पादन होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्या प्रश्न पूछा है, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षाओं की संख्या कितनी है। हमने अभी आपको बताया है कि आवर्त टोटल 7 है, आवर्त टोटल 7 है। पहले में 2 तत्व और दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, 18, 32 लेकिन अधूरा। अब इसमें अब स्पेशल जिक्र किया गया है तीसरे, तो तीसरे आवर्त में तत्व कौन कौन से हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और सिलिकॉन है। इसी प्रकार 8 तत्व हैं। तो हम चलिए सोडियम का पहले लेते हैं, तो सोडियम 11 हो गया, तो इसके लिए 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। मैग्नीशियम का ले लिए तो यह 12 होता है, तो 2, 8, 2 हो गया। एल्युमिनियम का ले लिए तो 13 होता है अर्थात 2, 8, 3 हो गया। और सबसे लास्ट में आर्गन ले लेते हैं, तो आर्गन का 18 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 हो गया। अब इसमें बताइए कि कक्षा की संख्या कितनी है, गिनिए तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 अर्थात जितने भी तीसरे आवर्त के तत्व होंगे उनमें कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे पढ़े अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण है। तो हड्डी है जो संयोजी उत्तक के उदाहरण है। फिर यहाँ अगर कोशिका आई तो कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1665 ईस्वी। कोशिका में जो द्रव से भरा होता है, जो कचाभिका द्रव होती है, उसकी खोज पुरकेंजे के द्वारा किया गया। ठीक है, तो चलिए ये संयोजी उत्तक तो हड्डी में एक संयोजी उत्तक का उदाहरण। अगले प्रश्न, बर्फ पर पानी तैरता है क्योंकि इसका घनत्व। क्या कहा जा रहा, तो देखिए ये जैसे पानी है, अब इसमें पानी भरा हुआ है और पानी भरा हुआ है और इस पे बर्फ का टुकड़ा क्या हो रहा, तैर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व है और बर्फ का घनत्व है, तो पानी का घनत्व ज्यादा होगा तभी तो बर्फ को तैरा करके रखेगा, तो इसका घनत्व कम होगा। अर्थात कह सकते हैं कि पानी से कम होता है, पानी से बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन चौथा हमारा सही हो जाएगा अगर घनत्व के बारे में सोचें तो। और वैसे भी एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिसका घनत्व कम होगा वह हमेशा तैरेगा। ठीक है ना, तो याद रहे तैरने वाले पदार्थ या वस्तु का घनत्व क्या होगा, हमेशा कम रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। क्या कह रहा है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेनियन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो रासायनिक विकास। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन वैज्ञानिक हैं, जो सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वह रासायनिक विकास से संबंधित है। किससे है, रासायनिक विकास से संबंधित है। अलग से प्रश्न आ जाते हैं कुछ ऐसा, तो उसको भी फोकस कर ही लेना है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का क्या सिद्धांत था, तो रासायनिक विकास की वजह से जीवन की उत्पत्ति हुई है, ये कहते हैं ये। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसको, तो सोडियम को। ठीक है ना, क्योंकि पहले ही बोले हैं कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है, जल्दी से इसको बताइए। तो ये जो सोडियम है इसका Na, इसी से एक चीज ज्ञात कीजिए, 2, 8 और 1, तो 1, 2, 3 अर्थात ये कौन से आवर्त के तत्व हैं, तो आवर्त तीसरे हो गए, क्योंकि यहाँ कक्षा की संख्या टोटल 3 हो गई तो आवर्त निकाल ली है। और अब इसको समूह, कौन से समूह का यह तत्व है, तो यह प्रथम समूह के तत्व है। कौन से समूह के, प्रथम। और ये अभिक्रियाशील है, इसीलिए इसको कहाँ रखते हैं, इसको केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। तो कार्बन के उपयोग द्वारा इसको हम सब अपचयन करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वह सोडियम को प्राप्त नहीं करेंगे। आगे चलते, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होता है, यह क्या कहलाता है। जैसे जो प्रतिध्वनि जो हमें सुनाई देती है, जैसे कहीं पहाड़ पर एक बार अगर चिल्लाते हैं हुआ,
तो वहाँ हुआ हुआ 2-3 बार आता है। जो प्रतिध्वनि है उसको सुनने का कारण दोबारा जो सुनते हैं वो किसके कारण, तो प्रतिध्वनि, वही रिफ्लेक्ट मतलब ध्वनि टकरा करके वापस आती है, तो वो प्रतिध्वनि के होता है। आगे चलते, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं। जो जैसे देखिए सबसे छोटा कण परमाणु है, सबसे छोटा कण परमाणु है, परमाणु से मिल करके बनता है अणु, और अणु से मिल करके ही कुछ आगे बनते हैं। तो यही चीज, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो परमाणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणविकता, अर्थात क्या कहते हैं हम सब, एटॉमिक्स, एटोमोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर सी हमारा सही होगा, परमाणविकता। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यह प्लांक के द्वारा प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत दिए गए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, एक हाउस किसके बराबर होता है, अर्थात एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, तो ये अश्व शक्ति, इसको हम सब एक अश्व शक्ति भी अगर प्रश्न दे दे तो फिर भी कंफ्यूज नहीं होना, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो चलिए 746 वाट दिया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, दिए गए भारतीय परमाणु वैज्ञानिक में से भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो ये करंट प्रश्न, इसको छोड़िए, शेखर बसु, जो बासु उस समय के थे, अभी कौन है वर्तमान में, आप सब लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, समापन रेखा को पार करने के बाद एक भी धावक भागना जारी क्यों रखता है, मतलब कहने का मतलब जब रेस होता है तो रेस में जैसे रेस जीत भी चुके हैं फिर भी वो उसको भागना पड़ता है। तो भागना इसलिए पड़ता है ना क्योंकि वो अपने गति जड़त्व को बनाए रखना चाहता है। अगर वो डायरेक्ट रुका तो गिर जाएगा। ठीक है, और इसीलिए वो अपने गति जड़त्व को बनाए रखना चाहता है, इसीलिए वह क्या आगे की ओर भागते चलता है। चलिए जड़त्व के बारे में जिक्र हम कर लेंगे लास्ट में, चलिए यही कर लेते हैं, जगह है यहाँ खाली। देखिए जड़त्व, अगर हम सब देखें तो जड़त्व 3 प्रकार के देख सकते हैं। नंबर पहला विराम जड़त्व, ठीक है, और दूसरा गति जड़त्व, और तीसरा दिशा जड़त्व। कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है तो वह वस्तु विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। ठीक है, अगर वह डायरेक्ट चलना शुरू कर दे या डायरेक्ट, तो वह पीछे की ओर गिर जाएगा, पीछे की ओर क्या होता है, गिर जाता है। अगर गति जड़त्व, कोई भी वस्तु अगर गति में है तो वह हमेशा गति में ही रहना चाहेगा, अगर वह डायरेक्ट रुका तो वह वस्तु आगे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, दिशा जड़त्व, जो वस्तु जिस दिशा में जा रही है, जिस दिशा में जा रही है वह उसी दिशा में जाना चाहेगा। देखिए हम विराम जड़त्व का एग्जाम्पल लेते हैं कि घोड़ा पर बैठा हुआ मतलब घोड़सवार जब बैठे हैं, घोड़ा रुका हुआ, घोड़ा डायरेक्ट चलना शुरू हो जाता तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। या मोटरसाइकिल पर पीछे बैठल एक्सीलेटर मारा, दोस्त आगे धड़ाम, अब पीछे यहाँ लप गए। तो वही चीज़ है, जब हम विराम में थे विरामे में रहना चाहें, लेकिन गति में हुआ तो हमारे शरीर का निचला भाग को लेकर के वह गति में हो गया और ऊपर वाला भाग चाहेगा कि विराम में रहें, इसीलिए पीछे आ जाएंगे। तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं कौन से, विराम जड़त्व। विराम जड़त्व के कारण ही देखते हैं कपड़ा उपड़ा जो दुकान में एक डंटा लेकर के दरी को झाड़ते हैं, तो जैसे ही दरी ऐसे उस पर मारे तो दरी हो गया गति में, और लेकिन जो उस पर धूल कण थे वह विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, इसलिए धूल कण कहाँ गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं गति जड़त्व में। अब जैसे बस पर बैठे हैं, अब बस पर अगला सीट पर बैठे हैं, मतलब चलिए ड्राइवर के केबिन में बैठे हैं, अब गाड़ी चल रहा था तो गति में था, अब डायरेक्ट ब्रेक मारा तो गाड़ी गई रुक, तो हमारे पूरे शरीर गति में ही था, शरीर का निचला भाग ब्रेक मारने की वजह से रुक गया और आगे वाला भाग कहेगा नहीं गतिये में रहो, तो डायरेक्ट शीशा पर टकराएंगे। नहीं तो ऐसे करके खड़े हैं और आगे गर्ल से ब्रेक मारे तो डायरेक्ट उसी पे जो गिरे, तो एक लपड़ खाइएगा, वो तो देखें ही आप रील्स। तो उसमें भी वो जो आगे की ओर झुका वो गति जड़त्व के कारण ही झुका। अब लेकिन उस लोल को क्या पता कि मतलब ब्रेक मारने की वजह से आया या गति जड़त्व की वजह से आया, तो वो सब गलत से समझते नहीं है वैसे वो सब चीज़ों को। ठीक है, तो अभी हम सब और जैसे बस के ऊपर सामान बांध के रखे हैं और डायरेक्ट सामान आगे बिगा जाना, तो वही चीज़ है, चलते चलते या बस के ऊपर बैठल थे ब्रेक मारा लुढ़क गए आगे, तो ये सब गति जड़त्व के कारण है। अब दिशा जड़त्व, दिशा जड़त्व में हम क्या करेंगे समझेंगे। जैसे देखिए बॉल, जैसे क्रिकेट में बॉल को ऐसे फेंके तो उस दिशा में गया, अब उधर बल्लेबाज है अपने बल लगाया और उसकी दिशा को चेंज कर दिया,
फुटबॉल के भी में वही चीज़ है कि फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल इधर से उधर लुढ़कते रहता, तो दिशा चेंज होते रहती है, कब जब उस पर बल लगता, और अगर चेंज ना हो तो बॉल जिधर जा रहा उधर ही जाता रहेगा। ये सब जड़त्व के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। निम्नलिखित गैस में से किसकी वजह से ब्रेड और केक फूलता और नरम होता है? तो वह CO2, क्योंकि खाने वाला इसमें सोडा मिलाया जाता है, अर्थात बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। ठीक है ना। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि वह जब उसको गर्म करते हैं तो CO2 गैस उसे निकलता है। प्रश्न ऐसे भी पूछता है, रोटी से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फरवरी 2018 में भारत के गृह मंत्री, मतलब करंट अफेयर के प्रश्न, तो उस समय राजनाथ सिंह थे, लेकिन आज गृह मंत्री हमारे मोटा भाई अमित शाह। और ये कौन सा हो गया? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। ठीक है, तो चलिए इस हिसाब से हमने 38 सेट भी कंप्लीट किया, और इसके बाद आप सब लोग इसी प्रकार बने रहिए, अवश्य ही सेट को आगे लेकर के चलेंगे। तो इस परिवार में बड़ा करने में आप सब लोगों का काफ़ी ज़्यादा योगदान और सहयोग भी हमारे साथ है। इसी प्रकार सहयोग देते रहिए, एक छोटे भाई दोस्त समझ करके सपोर्ट करते रहिए। अवश्य ही संसाधन के पूरे अभाव के कमी होने के बाद अच्छे समय तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए बहुत अच्छे, धन्यवाद, थैंक्स सभी लोगों को दिल से हमारे तरफ से।